हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के टॉपिक पर बेस्ड सेकंड पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद रखता हूं मेरा पार्ट 1 आप सभी ने उसको देखा। कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है या डोमेस्टिक इनकम क्या है। हाँ, अगर आपने वो पार्ट मेरा नहीं देखा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, पहले उस लिंक को ओपन करके उस रिकॉर्डिंग को उसको प्लीज लेक्चर को पूरा देखिए, उसके बाद इस पर आइए। राइट, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज हम अपना कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। मेरे प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट डिस्कस हुआ, डोमेस्टिक टेरिटरी किसे कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम किसे कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम पे, और नेशनल इनकम की डेफिनेशन को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए नॉर्मल रेजिडेंट का कंसेप्ट। Who is called the normal resident? क्या आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हैं? आप कभी सोचे? अगर है तो क्या कंडीशन है? यहां पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, सिटीजनशिप और नॉर्मल रेजिडेंट दोनों एक डिफरेंट कंसेप्ट है। सिटीजनशिप में आपका जिस कंट्री में बर्थ हुआ तो आपको बाय लॉ उस कंट्री की सिटीजनशिप मिल जाती। जैसे मेरा इंडिया में बर्थ हुआ, बर्थ होते ही मैं इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। या ये भी हो सकता है अगर कोई फॉरेन कंट्री से, जैसे अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आते हैं और वो यहाँ की कुछ लीगल कंडीशंस को पूरा कर देते हैं, तो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको यहाँ की सिटीजनशिप दे दे। वो एक डिफरेंट कंसेप्ट है, बट आज आपको समझना है कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम? द सम ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। वहां पर सिटीजनशिप नहीं कहा, वहां पर क्या है, एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम अर्न की है वो नेशनल इनकम है। तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है समझिए प्लीज। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट? क्या आप इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है? अगर हां तो देखिए दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू, कौन है बेटा नॉर्मल रेजिडेंट? इंडिविजुअल और एनी इंस्टीट्यूशन। अगला पॉइंट, उस पर दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन अ कंट्री। पहली बात, ऑर्डिनरली रिजाइड का मतलब है आप एक कंट्री में रहते हुए मान लो एटलीस्ट मिनिमम 1 ईयर तक आप उस कंट्री में रह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। अगर आप उस कंट्री का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है अर्निंग का एस्पेक्ट उस कंट्री के साथ अटैच्ड है, अर्निंग स्पेंडिंग उस कंट्री के साथ अटैच्ड है, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। दो बातें बेटा प्लीज नोटिस कर लेना। कंडीशन क्या कहती है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यहां पर दो बातें आई हैं। एक, रेजिडेंट उस कंट्री में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, मैंने भी बताया 1 साल की कंडीशन है। दूसरी बात है, एक रेजिडेंट वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अटैच है उसकी। स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, मैं कुछ एग्जांपल लेके आपके डाउट्स हो सकते हैं मैं क्लियर करूंगा। एक अमेरिका से डॉक्टर इंडिया में आता है, 6 मंथ हो गए इंडिया में, वो सर्जरीज कर रहा है, पेशेंट्स को देख रहा है, अर्न कर रहा है। अब उसका अर्निंग एस्पेक्ट तो इंडिया अटैच हो गया, बट स्टूडेंट उसको मोर देन 1 ईयर अभी नहीं हुआ, तो वो अभी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं बना। उसको मोर देन 1 ईयर भी होना जरूरी है। मान लो एक पाकिस्तान से पेशेंट इंडिया में आता है अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। अब पाकिस्तान से पेशेंट इंडिया में आया अपने ट्रीटमेंट के लिए, अब उसको मान लो मोर देन 1 ईयर हो गया। अब यहां पर मैंने क्या लगा दिया कि उसको मोर देन 1 ईयर हो गया है, बट वो अर्निंग एस्पेक्ट के लिए नहीं आया, वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया। तो स्टूडेंट वो भी पाकिस्तान का रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं हुआ। तो इंडिया के रेजिडेंट बनने के लिए दोनों बातें चाहिए। मैंने क्या बताया, डॉक्टर अर्न तो कर रहा है बट मोर देन 1 ईयर नहीं हुआ। पेशेंट पाकिस्तान से इंडिया में आया, मोर देन 1 ईयर तो हो गया, बट
उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी इंडिया नहीं, दोनों बातें पूरी होंगी तो वो हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। समझ गए? आप ऐसे समझो, एक स्टूडेंट, मान लीजिए आप 12th के बाद आगे फॉरेन कंट्री में स्टडी के लिए जा रहे हैं, कनाडा चले गए जी स्टडी करने। अब आपको मान लो वहां पर मोर देन 1 ईयर हो गया स्टडी करते हुए, बट अभी आप अर्न नहीं कर रहे हैं वहां पर, अभी आप सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मोर देन 1 ईयर तो हो गया, बट अभी स्टिल आप इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। आपको मोर देन 1 ईयर कनाडा में हो गया, वहां पर आप पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, फुल टाइम वर्क कर रहे हो, तो अब आपके दोनों कंडीशन कनाडा के साथ पूरे हो जाते हैं, मोर देन 1 ईयर भी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी। अब आप वहां के नॉर्मल रेजिडेंट बन जाओगे। बात ध्यान रखेंगे बेटा, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए ये दो बातें पूरी होंगी तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा। मैं कुछ एग्जांपल भी आपको देता हूं और एक आधा एक्सेप्शनल पॉइंट भी बताऊंगा। जैसे यहां पर देखिए पूछा गया, बताओ आइडेंटिफाई कि ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। अब पहला पॉइंट आप क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन यूएसए। तो यहां पर स्टूडेंट मेंशन कर रहे हैं इंडियन ऑफिशियल्स। तो जो इंडियन ऑफिशियल्स होते हैं वो हमेशा इंडिया को के रेजिडेंट माने जाते हैं, चाहे वो अमेरिका में 1 ईयर के लिए काम करने जा रहे हैं या मोर देन 1 ईयर के लिए जा रहे हैं, वो इंडियन ऑफिशियल्स है। वो इंडियन इंटरेस्ट, उनका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया रहता है हमेशा, उनको सैलरी इंडियन गवर्नमेंट देती, इसलिए वो इंडिया के रेजिडेंट रहेंगे। नंबर 2, अ जापानीज टूरिस्ट हु स्टे इन इंडिया फॉर 2 months। वो टूरिस्ट है, इंडिया में आया, 2 महीने के लिए आया, तो वो जापान का ही रेजिडेंट है, इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। तीसरी बात, इंडियन गोइंग टू पाकिस्तान फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। तो बच्चों इंडियन रेजिडेंट ही है ना वो, पाकिस्तान मैच देखने जा रहे हैं। वैसे तो आजकल मुझे लगता नहीं कोई जाएगा, पर अगर कोई जा रहा है तो वो पाकिस्तान में जा रहा है मैच देखने के लिए, पाकिस्तान का रेजिडेंट नहीं हो गया, है ना। अगर मैं कहूं इंडियन वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, अब ध्यान देना, इंडियंस वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, यूनाइटेड नेशन के ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो ऑफिस अमेरिका में लोकेटेड है, बट मेंशन कर रहा है कि वो इंडियन वर्क तो कर रहे हैं फॉर लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, तो वो भी बच्चों इंडिया के रेजिडेंट है, अभी अमेरिका के रेजिडेंट नहीं हुए। अगर यहां पर मेंशन कर देता फॉर मोर देन 1 ईयर तो मैं कहता यस, अब वो अमेरिका के रेजिडेंट है। अगला पॉइंट, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। अब ध्यान देना बच्चों, मेरे पहले लेक्चर में पार्ट 1 में बताया गया WHO का ऑफिस अगर इंडिया में लोकेटेड है तो वो हमारी बाउंड्री का पार्ट नहीं होता, पर उसमें जो पर्सन काम कर रहे हैं, जैसे यहां पर इंडियन काम कर रहे हैं, अब वो इंडिया के ही रेजिडेंट हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, दे आर लिविंग इन इंडिया, वो फॉरेन कंट्री में नहीं रह रहे, तो उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट चाहे WHO हो गया, बट वो अर्न अभी इंडिया में कर रहे हैं, दे आर लिविंग इन इंडिया। ठीक है, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर अ मंथ टू सी द ताजमहल, ऑब्वियसली वो इंडिया के रेजिडेंट तो बनेंगे नहीं ना। अगला पॉइंट, इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर द हज। इंडियन मुस्लिम्स है, उनका एक फॉरेन कंट्री में यूएई में उनका एक हज, उनका पिलग्रिमेज है, तो वहां पर अगर वो जाएंगे तो वो इंडिया के रेजिडेंट ही है, वहां के नहीं हो गए। अब प्लीज ध्यान देना स्टूडेंट, इन कंसेप्ट को याद रखें, नॉर्मल रेजिडेंट किसे कहते हैं। अब मैं आपको कंपेयर करता हूं डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम, और उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस दिखाऊंगा जहां एग्जाम में आते हैं पॉइंट्स और वो स्टूडेंट मिस्टेक कर देते। ध्यान रखना मेरी बात स्टूडेंट, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम की डेफिनेशन फिर रिपीट करता हूं, इट रेफर्स टू द सम ऑफ इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन अ ईयर। कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट ने जो अर्न किया, बट वहां पर प्लेस की बात नहीं की बचा,
नॉर्मल रेजिडेंट ने जितना अर्न किया, इंडियन ने जितना अर्न किया, चाहे वो इंडिया में अर्न किया चाहे फॉरेन में अर्न किया, चाहे वो हमारी बाउंड्री है चाहे फॉरेन बाउंड्री है, नेशनल इनकम में मेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखना, प्लेस डू नॉट मैटर, पर्सन मैटर। कौन कमा रहा है ये देखना है, प्लेस नहीं देखना। अगर मान लो इंडियन क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जाके मैच खेलती है, अर्न करके लाती है, अब वो इनकम हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी? जवाब है यस होगी। इंडियन क्रिकेट टीम है ना, पर्सन देखना, इंडिया की टीम है, इंडियन रेजिडेंट है, कहीं भी कमाए। अगर मैं कहूं टाटा, रिलायंस इंडियन कंपनीज है ना, फॉरेन में कर प्रॉफिट कमा रही है, उनकी कंपनीज है, तो वो रिलायंस कंपनी ने यूएसए में एक बिजनेस खोला, वहां से प्रॉफिट कमाया इस साल। तो इंडियन पर्सन, इंडियन कंपनीज जितना अर्न करें, प्लेस नहीं देखना, वो नेशनल इनकम में आएंगे। बट डोमेस्टिक इनकम में क्या बताया था, बैक टू टॉपिक डोमेस्टिक इनकम, उसमें बताया गया वो इनकम जो इंडियन डोमेस्टिक बाउंड्री में कमाई जाए, वहां पर पर्सन नहीं देखना, वो इररिस्पेक्टिव चाहे वो रेजिडेंट इंडिया का है या नहीं, डोमेस्टिक इनकम में मैटर करता है प्लेस। देखिएगा, दिखा रहा हूं आपको, अब बड़ा अच्छा पॉइंट है। इट इज पॉसिबल दैट income which is the part of the domestic income of India is not included in the national income। मतलब वो इनकम जो डोमेस्टिक इनकम में तो आ रही है, नेशनल इनकम में नहीं आ रही। एग्जांपल, अब मैं कहूं आईसीसी का 2020 वर्ल्ड कप मैच चल रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स है, फॉरेन टीम्स है, इंडिया में खेल रही हैं, अब वो डोमेस्टिक इनकम में तो आएगा क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री में कमा रहे हैं, पर नेशनल इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। अच्छा आगे सुनो, वाइस वर्सा एक और चीज, सिमिलरली एन इनकम विच इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम मे नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम, है ना। इंडियन डॉक्टर 6 मंथ के लिए अमेरिका जाता है और वहां से अर्न करके आता है, अब वो इंडिया की नेशनल इनकम में तो आएगा, क्यों? क्योंकि वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, बट वो डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो इनकम अमेरिका की बाउंड्री में अर्न हुई है, इंडियन बाउंड्री में अर्न नहीं हुई। ठीक है बच्चों, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम इंक्लूड्स द इनकम ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट ओनली, है ना। तो स्टूडेंट यहां पर आपको प्रायोरिटी क्या देनी है, नॉर्मल रेजिडेंट ने जो अर्न किया वो नेशनल इनकम में आएगा, ठीक है। और इररिस्पेक्टिव चाहे प्लेस ऑफ अर्निंग इंडिया है या फॉरेन है या कोई भी पार्ट है, पर डोमेस्टिक इनकम की जब बात आती है तो वो कहता है इनकम चाहे रेजिडेंट अर्न करे चाहे एनआरआई नॉन रेजिडेंट अर्न करे, मैटर क्या करता है, ओनली विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। वो इंडिया की बाउंड्री में जो इनकम होगी, प्लेस मैटर कर रहा है, अर्न चाहे कोई भी। आई एम श्योर ये आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जहां पर कॉमनली एग्जाम में आते हैं पॉइंट्स, और क्या आपको कुछ पॉइंट्स दिए होंगे, पूछा जाएगा बताइए ये डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को कैसे ट्रीट करेंगे, क्या ये इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा या डोमेस्टिक इनकम में आएगा। मैं 4 पॉइंट्स देता हूं, चलो, और दोनों डिस्कस करेंगे डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नेशनल इनकम में आएगा। लुक एट द पॉइंट्स प्लीज। पहला पॉइंट, रेंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन इंडिया विच इज ओन्ड बाय द नॉन रेजिडेंट। अब सोचना 1 मिनट बेटा, क्या डोमेस्टिक इनकम में आएगा या क्या नेशनल इनकम में आएगा। तो स्टूडेंट पहले मैं बात करता हूं, चलो डोमेस्टिक इनकम की। ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, क्यों काउंट होगा, क्योंकि वो रेंट कंपनी ने अर्न किया है इन इंडिया, इंडिया की बाउंड्री में। सो रीजन क्या देंगे, पेपर में लिखने का तरीका क्या है, यस इट इज इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, नीचे लिखना रीजन अंडरलाइन, और क्या देखोगे रीजन क्या आएंगे, इट इज बिकॉज
It is because the income is earned within the domestic boundary of the country. चलो नेशनल इनकम की बात करते हैं कि काउंट होगा या नहीं होगा। तो आंसर क्या है बेटा? नो, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। क्यों? क्यों? बिकॉज this income is not earned by the Indian resident, this is the income earned by the non-resident, इसलिए नेशनल इनकम में नहीं होगा। नंबर 2, प्रॉफिट ऑफ ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इंग्लैंड। तो बच्चे इंग्लैंड में एसबीआई की ब्रांच है, वहां से प्रॉफिट आया, सोचो चलो डोमेस्टिक इनकम में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। इंडियन बैंक अब्रॉड में है तो वो हमारी बाउंड्री का पार्ट नहीं है बेटा। अगर मैं यहां पर क्लियर कर दूं, अगर यहां लिखा होता इंडियन एम्बेसी इन इंग्लैंड, इंडियन एरोप्लेन इन इंग्लैंड, याद आ गया? मेरे लेक्चर 1 में आपने सुना होगा, वो सब हमारी बाउंड्री होती। बट इंडियन बैंक अगर इंग्लैंड में है तो वो हमारी बाउंड्री में अर्न नहीं कर रहा, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। फिर क्वेश्चन आता है नेशनल इनकम में आएगा? जवाब है यस, और रीजन बिकॉज इट इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट में कंसीडर होगा। तीसरा पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन द जापानीज एम्बेसी इन इंडिया। हाँ बेटा, इंडिया में जापानीज एम्बेसी है, वहां पर एक इंडियन को सैलरी मिलती है। ध्यान रखना, ये डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड नहीं होगा। रीजन, इट इज अर्न विद इन द जापानीज एम्बेसी, दैट मीन्स इट इज अर्न इन द जापानीज बाउंड्री। ये हमारी बाउंड्री में अर्न नहीं हुआ। नेशनल इनकम में होगा? हाँ होगा। क्यों? रीजन कह देंगे, इट इज द फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम अब्रॉड। इंडियन ने कमाया, जापान से कमाया, हमारी बाउंड्री में नहीं, जापान से कमाया, बट इंडियन ने कमाया, तो इट इज अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारी नेशनल इनकम में आएगा। लास्ट पॉइंट लिख लेता हूं, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। वही बात, पॉइंट रिपीट हुआ। यहां पर बात हो रही है फॉरेन बैंक इंडिया, तो बेटा ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, क्योंकि फॉरेन बैंक इंडिया में स्टैब्लिश है, बट ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, बिकॉज इट इज द इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट। फॉरेन बैंक की इनकम है, ये इंडिया के रेजिडेंट की इनकम नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। ओके, चलिए लास्ट के कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ लेता हूं। एक कॉमन जो पेपर में देखा जाता है, कॉमन टॉपिक है, मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, प्रिकॉशनरी टॉपिक्स। देखिएगा प्लीज, मैं जनरल ले रहा हूं नेशनल इनकम के रिस्पेक्ट में। पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस। पेपर में आया, बताइए ये नेशनल इनकम में काउंट होगा? जवाब है यस, इट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। रीजन क्या देंगे? बिना रीजन के मार्क्स नहीं है बोर्ड में। बोर्ड का रूल है नीचे रीजन लिखकर अंडरलाइन करना और लिखना, मेंशन करना क्या रीजन है, क्यों काउंट हुआ ये। जवाब देंगे, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अगर एक नया घर बनाते हो तो ये ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। चलिए नंबर 2, फूड परचेज्ड बाय फॉरेन टूरिस्ट एट अ होटल इन न्यू दिल्ली। अब एक फॉरेन टूरिस्ट न्यू दिल्ली में होटल्स में डिनर करता है, लंच करता है, तो वो प्लीज स्टूडेंट ध्यान रखना, दैट इज द पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स। वो हमारा एक्सपोर्ट्स का पार्ट है, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। दैट इज द एक्सपेंडिचर इंकर्ड by the foreign resident, doesn't matter, but the expenditure incurred on the domestic goods produced। तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम में एज वेल एज नेशनल इनकम में काउंट हो। अगला पॉइंट, पेमेंट ऑफ फीस टू अ लॉयर एंगेज्ड बाय अ फर्म।
ध्यान देना स्टूडेंट, एक फर्म ने एक लॉयर हायर किया और उसको फीस दे रहे हैं, तो नोटिस करना फर्म ने पेमेंट करी है दूसरी फर्म को, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय अ फर्म एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। एक फर्म ने एक लॉयर या एक कह लीजिए सीए अपॉइंट किया, चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट किया, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर में माना जाता है। नोटिस करना बात मेरी, अगर एक फर्म अपने एम्प्लॉइज को पे करे, मान लीजिए मेरी एक फर्म है, मेरे पास लेबर काम करती है, मेरे पास मैनेजर है, मैं उसको सैलरी दे रहा हूं, वो मेरी फैक्टर पेमेंट होती है और उसको कहते हैं इट विल बी इंक्लूडेड। हाँ, अगर मैंने अपनी फर्म में बाहर से एक सीए अपॉइंट किया, उसको पे कर रहा हूं, एक लॉयर को अपॉइंट किया, उसको पे कर रहा हूं, तो मेरी फर्म का वो एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है और वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। समझ गए बेटा? इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ स्टॉक लाइंग विद द ट्रेडर। एक ट्रेडर था, उसके पास मान लीजिए पुराना स्टॉक पड़ा था, उसके बड़े प्राइस बढ़ गए, इसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। भाई मान लीजिए मैंने पुराना एक सामान लेके रखा हुआ था, है ना, और वो 2 साल के बाद उसका रेट बढ़ गया, मुझे तो बड़े प्रॉफिट हो गया, इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई है, प्राइसेस बढ़ने से बड़े रेट बढ़ गए, इसको कैपिटल गेन कहते हैं, ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा। रीजन, बिकॉज इट इज नॉट कनेक्टेड विद एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी। बेटा एक तो मेरी बात याद रखना, शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स से रिलेटेड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये टर्म्स होंगी तो वो काउंट होती हैं, बट अगर मान लीजिए शेयर को बेच के कुछ प्रॉफिट हुआ, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। कैपिटल गेन, है ना, अगर मान लीजिए आपने एक कंपनी के शेयर्स खरीदे थे कम रेट पे, बाद में रेट बढ़ गए और बेच डाले, प्रॉफिट हो गया, वो काउंट नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम कैपिटल गेन। अगर मान लीजिए शेयर्स की सेल परचेज से, जैसे मान लीजिए आपने कभी पढ़ा था सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता, है ना, बट शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स के बारे में बोलूं, चाहे सेकेंड हैंड हो चाहे वो फ्रेश हो, वो कभी काउंट नहीं होंगे शेयर्स, डिबेंचर। बस क्या काउंट होगा, उस पे मिलने वाला एक तो डिविडेंड, इंटरेस्ट, वो काउंट होगा। और याद रखना, शेयर डिबेंचर की सेल परचेज में किसी ब्रोकर को, डीलर को कमीशन दी गई है, वो भी काउंट होगा, वो उसकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी का पार्ट है। तो बच्चों यहां पर क्या पॉइंट है, आ जाओ वापस पॉइंट पे। डिविडेंड रिसीव्ड बाय एन इंडियन, अब्रॉड में एक कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो इंडियन ने खरीदे हैं, ये फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द इंडियन फ्रॉम अब्रॉड है, ये हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगा, राइट। अगले पॉइंट पे चलता हूं। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर फर्म टू द प्राइवेट ओनर, इसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी बेच डाली, तो इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है, वो कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, ऑलरेडी नेशनल इनकम में काउंटेड थी, तो वो तो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स की तरह हो गया, इट इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। HP uses its own new laptop in its office for self consumption। स्टूडेंट याद है एक टॉपिक आता है गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो HP ने प्रोडक्शन तो की है, इट इज ओन अकाउंट प्रोडक्शन, तो इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इट इज अ पार्ट ऑफ द ओन अकाउंट प्रोडक्शन। गुड्स तो प्रोड्यूस हुए, इट इज अ पार्ट ऑफ द GDP। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेस मेड अब्रॉड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने अब्रॉड से कुछ परचेजिंग की, ध्यान रखना दिस इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। गुड्स लाइंग विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जो गुड्स लाई करते हैं, ध्यान रखना उसको इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अगला पॉइंट, इंश्योरेंस मनी रिसीव्ड फ्रॉम द ओरिएंटल इंश्योरेंस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ फैक्ट्री ड्यू टू फायर, ये तो कैपिटल लॉस का कंपनसेशन है, इसमें कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन डिपॉजिट बाय इंडिविजुअल,
बच्चों इंटरेस्ट की जब बात आती है तो मैं कहता हूं हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए इंटरेस्ट रिलेटेड, अगर लोन इज टेकन फॉर कमर्शियल पर्पस, बिजनेस पर्पस, अगर आप किसी से लोन ले रहे हैं बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए, तो इंटरेस्ट देना एक फैक्टर है इनकम। बट अगर आपने लोन लिया कंजम्पशन के लिए, पर्सनल नीड के लिए, अगर मान लो मेरे घर में कोई मैरिज है, मुझे किसी से लोन लेना पड़ गया, तो मैंने लोन लिया कंजम्पशन के लिए, अब मैं जो इंटरेस्ट दूंगा वो ट्रांसफर इनकम, उसका प्रोडक्टिव एक्टिविटी से कोई कंसर्न नहीं। हाँ, मेरा एक बिजनेस है, मैंने बैंक से लोन लिया अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो मैं जो बैंक ऑफ इंटरेस्ट दूंगा वो फैक्टर इनकम है, बैंक के लिए फैक्टर इनकम है, वो नेशनल इनकम में काउंट होगी। अब यहां पर क्या कह रहा है, बैंक ने इंटरेस्ट पे किया इंडिविजुअल्स को, मान लो आपके पेरेंट्स ने बैंक में एफडी करवाई और उनको इंटरेस्ट बैंक ने पे किया, तो स्टूडेंट यहां पर याद रखना बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, पैसा किसने यूज किया, बैंक ने, पर्सनल नीड के लिए नहीं, उसका बिजनेस है कमर्शियल नीड के लिए, वो आगे इन्वेस्ट करता, आगे लोन देता है, तो बैंक ने पैसा कर लिया, बैंक अगर इंटरेस्ट दे रहा है वो एक फैक्टर इनकम। अगर ये उल्टा होता, क्या इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू द बैंक, तो मैं कहता जी वो ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि हाउस होल्ड ने लोन लिया, हाउस होल्ड लोन किस लिए लेता है, कंजम्पशन पर्पस के लिए, पर्सनल नीड के लिए, तो देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटी, तब मैं कहता वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, ये वाला काउंट होगा लास्ट वाला, क्योंकि बैंक ने लोन लिया फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। अच्छा, यहां पर क्या कह रहा है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ गवर्नमेंट फर्म, गवर्नमेंट एक फर्म अगर चलाए, अब एक MTNL एक फर्म है गवर्नमेंट की, है ना, गवर्नमेंट उस फर्म को चला रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया और इंटरेस्ट दिया तो वो एक फैक्टर इनकम में काउंट होगी। बट अगर यही लिखा जाता, मैं अगले पॉइंट पे आता हूं, आपको दिखाता हूं, लुक एट हियर, पहले मैं इस पॉइंट को बता रहा हूं, पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग बाय जनरल गवर्नमेंट, अब यहां पर हम कहेंगे जनरल गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ने पब्लिक के वेलफेयर के लिए लोन लिया, बिजनेस के लिए नहीं लिया, पीछे था गवर्नमेंट फर्म, पिछले पॉइंट में वहां मेंशन था गवर्नमेंट फर्म, यहां पर लिखा है गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को मान लीजिए पार्क्स बनाने, गवर्नमेंट को रोड्स बनाने हैं, गवर्नमेंट को एजुकेशन पे खर्च करना है, तो गवर्नमेंट ने पब्लिक से लोन लिया, तो ये गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट देगी इट विल बी टेकन एज अ ट्रांसफर इनकम, क्योंकि ये कंसीडर किया गया, अज्यूम किया गया कि गवर्नमेंट ने लोन किसके लिए लिया, कंजम्पशन पर्पस के। ध्यान रखना, ऊपर क्या पॉइंट था, परचेज ऑफ यूनिफॉर्म फॉर नर्सेज बाय अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल ने, हॉस्पिटल में नर्सेज के लिए यूनिफॉर्म खरीदी, तो स्टूडेंट ये एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है, हॉस्पिटल का एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है। बट यहां पर एक और क्लियर कर दूं, अगर आप दो केस एक्सप्लेन कर दे ढंग से, यहां पर मेंशन नहीं किया हॉस्पिटल कौन सा है, अगर यहां पर लिखा हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो स्टूडेंट वहां पर आ जाएगा दैट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो नेशनल इनकम में होगी। गवर्नमेंट अगर पब्लिक के लिए, ध्यान रखना ये मिस्टेक होती है, गवर्नमेंट अगर पब्लिक के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने पब्लिक को फ्री मेडिसिन दी, फ्री सर्विस, है ना, फ्री एजुकेशन, वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। गवर्नमेंट अगर फ्री सर्विसेज दे रही है पब्लिक को, जैसे फ्री एजुकेशन, फ्री मिड डे मील, है ना, फ्री बुक्स या फ्री मेडिसिन, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल चल रहा है जी, गवर्नमेंट की बसेस चल रही है, DTC, गवर्नमेंट उनको सैलरी दे रही है ड्राइवर को, तो वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर याद रखना, गवर्नमेंट अगर कैश ट्रांसफर कर रही है वन साइडेड, जैसे ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, वो ट्रांसफर पेमेंट है, वो नहीं आएगा। बट अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वो आएगा। तो यहां पर बेटा मैं कहूंगा दो केस मेंशन करके चलो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर लिखा होता तो मैं कहता इट विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर यहां पर सिर्फ हॉस्पिटल लिखा है, तो अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, वो काउंट नहीं होगा। एक और केस देखिए, पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय अ फर्म, यहां पर ने मेंशन कॉर्पोरेट टैक्स क्यों किया,
क्योंकि हम इनकम मेथड में पढ़ते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में आता है डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। तो कई बच्चे कहते हैं जी ये नेशनल इनकम में आएगा। मैं जवाब दे रहा हूं, ध्यान देना, पेपर में कोई भी टैक्स हो, मैं नहीं कह रहा कॉर्पोरेट टैक्स हो, अरे इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, जीएसटी हो, कोई भी टैक्स हो, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता। याद रखना मेरी बात, कोई भी पेपर में आ जाए कि ये वाला टैक्स नेशनल इनकम में आएगा, आप कहोगे नहीं आएगा। रीजन क्या दोगे? इट इज अ ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी टैक्सेस है गवर्नमेंट की ट्रांसफर इनकम है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे। याद रखना। एक लास्ट पॉइंट लेता हूं, वो क्या? पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय अ स्कूल। एक स्कूल ने इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो एक स्कूल का एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, आपके पापा मम्मा घर का बिल पे करते हैं, वो एक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, वो नेशनल इनकम में आएगा। बट इसको लिखेंगे स्कूल। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है और ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। राइट। लास्ट पॉइंट, फैमिली मेंबर वर्किंग फ्री ऑन द फार्म ओन्ड बाय फैमिली। एक फैमिली का अपना फार्म है, उसके फैमिली मेंबर फ्री में काम कर रहे हैं, तो हम उनकी फैक्टर सर्विसेज की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे और वो नेशनल इनकम में काउंट होगा। दैट इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। दैट इज अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, राइट। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड सर्विसेज, है ना। एक फैमिली के मेंबर है, वो काम कर रहे हैं, वो काउंट होगा क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी में काम करते हैं। यहां पर मैं एक और बताता हूं, मिस्टेक हो जाती है। पता क्या, अगर मैं कहूं आपके घर में आपकी मदर किचन का डोमेस्टिक कोई काम करती है ना, लंच, आपका स्कूल का लंच रेडी करती है, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। वो काउंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बट यहां पर सर्विसेज आई है, सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी। फार्मर ने अपनी फार्म में उनकी सर्विसेज ली, ये नेशनल इनकम में काउंट होगा, उनकी इंप्यूटेड वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट होगी। होप सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कुछ प्रिकॉशंस जहां पर कॉमनली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, आपको ये डिटेल में बताई गई, समझ आई होंगी। तो अगर आपको सही लगा ये टॉपिक तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच। आज इतना ही, बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।